नमस्कार, मैं छवि हाजिर हूं लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हमेशा की तरह हम बातें करेंगे विकास से जुड़ी, जानेंगे कुछ नई तकनीकों और मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञों से भी। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। कृषि रोड मैप के जरिए फूड प्रोसेसिंग के विकास की सरकार की योजना। गेहूं के बेहतर उत्पादन हेतु करे खरपतवार का नियंत्रण और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्ट्रॉ रीपर मशीन। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में किसानों के हित में कृषि रोड मैप के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं शामिल हैं। खासकर फूड प्रोसेसिंग का काम यदि किसान करना चाहते हैं तो सरकार पूरी तरह उन्हें मदद करेगी। पहले किसानों को कम दामों में फसल बेचना पड़ता था, अब लोकल फैक्ट्री लग जाने से काफी उन्हें फायदा होगा। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में कृषि रोडमैप के माध्यम से 1,60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है और किसानों के हित में विभिन्न प्रकार की योजनाएं। देखिए, कृषि विभाग तो अपनी योजनाएं लेकर के आते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, अन्य विभाग कई प्रकार की योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करें। उसी को देख करके कई जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के काफ़ी प्रपोजल हैं, तो उससे तो किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जो रॉ मटेरियल उन्हें कम लागत में बेचने के लिए विवश होना पड़ता था, लोकल फैक्ट्री लग जाने से वो रॉ मटेरियल वो ज़्यादा लागत में बेचेंगे, डिमांड रहेगी। किसान भाई बहनों, यदि इन दिनों आप मसूर की खेती की है और दिसंबर में बोया है तो निश्चित तौर पर उत्पादकता में बढ़ोतरी चाहते होंगे। ऐसे में अगर आपकी फसलों में पुष्प की स्थिति कम है तो थोड़ा तकनीकों में बदलाव कर सकते हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह। 50% से कम पुष्पन हुआ हो तो एक छोटा सा हल्का सा आप जो है पटवन कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है जिंक सल्फेट के साथ साथ जो है करीब 50 ppm का जो है 2,4-D आपका उपयोग कर सकते हैं। कहने को तो ये कहा जा सकता है कि 2,4-D का उपयोग आप कैसे करें, ये तो जो है तृणनाशी है, लेकिन अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये जो है हार्मोन्स का काम करेगा आपके लिए। किसान भाइयों, अभी आपके खेतों में गेहूं की फसल लगी होगी, जिसके अच्छे उत्पादन के लिए खरपतवार नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। पटवन के 20 से 25 दिन हो गए हो तो खरपतवार का आना शुरू हो जाता है। अगर आपके खेतों में चौड़ी पट्टी वाले खरपतवार आ रहे हैं तो उसे नियंत्रण के लिए सेल्फोरोन दवा का छिड़काव करें। मशरूम सामान्य रूप से छत्तेदार खाद्य फफूंदी है जो स्वाद और पौष्टिकता के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। इसकी खेती में बहुत ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खेती कृषि, वानिकी या पशु व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर की जाती है। जलवायु के अनुसार हमारे यहाँ मशरूम की कुछ किस्में सफलतापूर्वक उगाई जाती हैं, जैसे कि श्वेत बटन मशरूम या फील्ड मशरूम। इसे बटन मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। यह देश में उगाई जाने वाली लोकप्रिय किस्म है। इसकी नवीन किस्में S11 व S22 विकसित की गई है। धान, पुआल, खुम्बी या पैडी स्ट्रॉ मशरूम यह गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली मशरूम है। इन मशरूम को घर के बाहर व घर के अंदर दोनों स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ढिंगरी मशरूम स्वाद व सुगंध पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ढिंगरी मशरूम यह मोटापे, मधुमेह व हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए आदर्श आहार है। सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में आज हमसे जुड़ रहे हैं पटना जिला ग्राम चकबेरिया के किसान नीतीश कुमार। इनका कहना है कि ये 3 एकड़ में प्याज का खेती हर वर्ष करते हैं। प्रति एकड़ 50,000 लगते हैं और मुनाफा 2 गुना हो जाती है, जिससे इनकी आजीविका पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से चलते हैं। किसान भाई बहनों, फसल अवशेषों को काटने के लिए बाजार में कई कृषि उपकरण उपलब्ध है। स्ट्रॉ रीपर फसल अवशेषों को काटने में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कृषि उपकरण है। यह कृषि एक साथ 3 तरह के काम करता है। इसमें काटना, थ्रेशिंग करना और पुआल साफ करना या भूसा बनाना शामिल है।
इसका ट्रैक्टरों के साथ प्रयोग किया जाता है तो यह शानदार काम करता है और ईंधन की खपत भी कम होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे अनाज और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 3500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा नवीनतम तकनीकों का, उपकरणों का, जाना अपने मंडी भाव के बारे में और साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, जहां बारी है हमारे विशेषज्ञ से आपको मिलवाने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जानते हैं ठंड के मौसम में कैसे करें दुधारू पशुओं की देखभाल, और साथ ही जानेंगे ईस्ट्रस में आने वाले पशुओं के लक्षण के बारे में भी। तो आइए देखते हैं ये भेंट वार्ता।
नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है ठंड में दुधारू जानवरों का रखरखाव एवं हीट में आने वाले जानवरों के लक्षण, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर रविकांत निराला, सहायक प्राध्यापक बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि बहुत सारे ऐसे पशु होते हैं, लेकिन हीट में आने वाले पशुओं के लक्षण क्या हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं मैडम किसान भाइयों के लिए। जैसा कि जानते हैं, जानवर जब हीट में आती है तो उसको मेटिंग की आवश्यकता होती है। कब मेटिंग करना है, कब इंसेमिनेशन करना है, बहुत से किसान भाई नहीं जान पाते हैं। सबसे पहले तो समझ ही नहीं पाते हैं कि फॉल्स हीट है कि वास्तव में जानवर हीट में है। तो गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, तमाम तरह के जो दुधारू जानवर जो हम लोग के भारत में और कई देशों में पाले जाते हैं, ख़ासतौर पर हम लोग गाय पर ज़्यादा फोकस करते हैं। भारत के लिए तो भैंस ही सबसे इम्पोर्टेंट जानवर है और आप जानते हैं कि अभी भी आधा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन भैंस से ही होता है। इसलिए उसके प्रजनन, उसका प्रोडक्टिविटी, सभी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पूछे हैं कि कैसे पहचान पाएंगे कि जानवर गर्म है, हीट में है, स्ट्रेस में है और हमें क्या करना चाहिए। तो लक्षण सबसे पहले जानते हैं। कुछ जानवर हैं जो हमेशा हीट में आती है, सालों भर कभी भी आती है। कुछ जानवर है जो ख़ास सीजन में आती है, उसको हम सीजनल स्ट्रेस कहते हैं। गाय नॉर्मली सालों भर हीट में आती है, भैंस सीजनल हीट में आती है। वैसे सालों भर आती है लेकिन 80% चांसेस है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक हीट में आती है। अब हीट में आती है तो कैसे पहचानेंगे कि जानवर हीट में आए? तो हम लोग कई तरह से देखते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से भी हम लोग देखते हैं, उसके अपीयरेंस से, उसके बिहेवियर से देखते हैं। दूसरा जो हार्मोनल चेंजेज है, जो सिक्रीशन है, उससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो जो जानवर हीट में आएगी, नॉर्मली मॉर्निंग में ही हीट में आती है जानवर। तो जब हीट में आएगी तो सबसे पहले जानवर जागने वाली रहेगी जो हीट में आएगी, तो आइसोलेटेड हो जाएगी। अगर झुंड में है तो आइसोलेटेड हो जाएगी। आइसोलेटेड मतलब है कि अलग रहना चाहेगी, झुंड से अलग रहना चाहेगी। इसके बाद उसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो उसका जो गुजबम बोलते हैं, उसका हेयर जो है इरेक्टेड होगा, खड़ा होगा। आई का देखेंगे, प्यूपिल का लार्ज साइज होगा, बड़ा हुआ रहेगा और जानवर एक्साइटेड होगी। अगर हम उसको कान पकड़ेंगे या छुएंगे तो उसमें टेम्परेचर राइज होगा। नॉर्मली 101.5 मतलब 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है गाय में। भैंस में 100 डिग्री टू 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो उसमें भी टेम्परेचर राइज दिखेगा। और दूसरा चीज़ देखेंगे कि जानवर जब हीट में रहेगी तो वो मेल के लिए, या फिर अगर मेल नहीं है तो फीमेल पर ही वो राउजिंग करती है, बटिंग करती है। बटिंग मतलब कि उससे रगड़ मारती है। और जब एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा है, हीट में ज़्यादा है, तो अगर बांधे हुए हैं टाई में, तो वो रस्सी में, तो वो तोड़ करके, टाई तोड़ करके वो निकल जाएगी और मेल के फिराक में दौड़ पड़ती है। तो इस तरह के हम सिम्टम अगर देखेंगे, जानवर बहुत ज़्यादा वो बिलोइंग करती है, डकारना या फिर आवाज़ देना, तो सभी एनिमल्स में हम लोग तकरीबन ये लक्षण देखेंगे। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो पीछे भल्वा में स्वेलिंग होगा, जो जेनाइटल पोर्शन है, वेजाइनल भल्वा है, उसमें देखेंगे काफ़ी स्वेलिंग होगा और रेडनेस होगा, रेड होगा। कभी कभी हम उसमें देखेंगे कि डिस्चार्ज उसमें होगा, वाइट माड़ के तरह अगर देखेंगे, जब चावल से माड़ निकलता है तो गाढ़ा वाइट डिस्चार्ज होगा।
और इससे हम देख करके समझ पाएंगे कि ये जानवर हीट में है। अगर ये सब लक्षण मिल रहा है तो जानवर हीट में हम समझ सकते हैं। अब जानवर जब हीट में आ गई तो उसको सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा, कुछ जानवर में है जैसे हीट में डिटेक्शन करने के लिए हम लोग उसको पेट्री डिस्क पर हम देखते हैं तो फर्न लीव्स लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा, तो हम लोग समझेंगे कि ये जानवर जो है हीट में है। एक्चुअली में हीट में आने का मतलब है कि एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और वो कंसीव करने के लिए, मेटिंग करने के लिए वो तैयार है। सर, आपने जैसे पशुओं के बारे में बताया, तो अगर जो पशु हैं अगर वो हीट में आ जाते हैं तो हीट में आ जाने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ किसान भाइयों, अगर जानवर हीट में आए इसका मतलब है कि उसमें एस्ट्रोजन लेवल बढ़ गया। एस्ट्रोजन लेवल तभी बढ़ता है जब अंडा रिलीज होता है। ओवरी से अंडा रिलीज हो गया, उसके फैलोपियन ट्यूब में आने में कम से कम 12 से 14 घंटा लगता है और फ्यूजन होता है फैलोपियन ट्यूब में। इसके बाद उसके यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाल में वो प्लांटेशन होता है, मतलब वो जो फीटस के रूप में जब ग्रोथ होता है उसका जाइगोट से मोरुला ब्लास्टा तो ब्लास्टोसिस्ट के रूप में फिक्सेशन होता है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या हीट में आई तो तुरंत जानवर को हम मेटिंग परमिट करेंगे या इंसेमिनेशन करेंगे, तो इसका जवाब है कि नहीं। इसके लिए कम से कम 12 घंटा का समय लेंगे। सुबह अगर जानवर हीट में आती है तो शाम को ही उसको मेटिंग परमिट करेंगे या इंसेमिनेशन कराएंगे, ताकि उस समय ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ गया रहता है। और इस जब स्पर्मेटोजोआ सीमेन हम डालते हैं तो उसको भी ट्रेवल करने में समय लगता है, तो उस दौरान जो सिंक्रोनाइजेशन है दोनों, मतलब मिलने का जो है एक फैलोपियन ट्यूब में प्लेस पर मिलना चाहिए, तभी ही फ्यूजन होगा और तभी सक्सेसफुल कंसेप्शन होगा। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस जानवर का मेटिंग के लिए हम परमिट करेंगे या किस तरह का सीमेन का यूटिलाइज करेंगे। तो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो किसान भाइयों को जानना चाहिए। आजकल खास करके सीमेन, बढ़िया क्वालिटी का सीमेन दिया जा रहा है। बढ़िया क्वालिटी का सीमेन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी माँ 50 लीटर दूध दे रही है, 40 लीटर दूध दे रही है, ज़्यादा दूध दे रही है, और किसी गाय 2 लीटर 1 लीटर दूध दे रही है, तो अगर उसका साँड़ का बीज जो होगा, सीमेन होगा, तो उसमें 1 लीटर का अगर गाय है तो 1 लीटर का ही कैपेबिलिटी है उसको ट्रांसमिट करने का। और जो 50 लीटर दूध देने वाली गाय है तो उसका जो मेल पैदा होगा, जो साँड़ के रूप में, सायर के रूप में यूज़ करेंगे, तो उसका सीमेन में 50 लीटर का कैपेबिलिटी है। तो 50% ट्रांसमिट ये करेगा, 50% गाय में ट्रांसमिट, गाय का खुद है या फिर भैंस का या जो भी फीमेल एनिमल्स हैं उसमें है। तो हम जो सीमेन देंगे या मेटिंग परमिट करेंगे तो देखेंगे उत्तम नस्ल का है। उत्तम नस्ल का मतलब मिल्क ज़्यादा देने वाली है, हेल्दी जानवर है, तो उस तरह के साँड़ को हम लोग सिलेक्ट करते हैं या सीमेन भी उसी का लेते हैं। सर, आप हमें ये बताइए कि ठंड के मौसम में दुधारू जानवरों का रख रखाव किस तरह से करें, किस तरह से उसका आहार प्रबंधन करें, जिससे कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनकी जो पशु हैं जैसे गाय भैंस जो भी है तो स्वस्थ रहे। बस ये बताइए। हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आहार प्रबंधन की बात कह रहे हैं, ठंडक मौसम अभी है, काफ़ी ठंड है, एनर्जी लेवल बहुत एनिमल्स में कम हो जाता है क्योंकि उसको इन्वायरमेंट से भी मैनेज करना है। तो बॉडी कंडीशन को अच्छा रखने के लिए, कोर टेम्परेचर को, बॉडी को बढ़ाए रखने के लिए हम लोग 2-3 तरह से मैनेजमेंट करते हैं। तो एक्सटर्नल मैनेजमेंट करते हैं कि घर को काफ़ी थैचिंग करके या फिर घेर के, जिससे टेम्परेचर का लॉस नहीं हो, हीट का लॉस नहीं हो, वो करते हैं। और हीट की व्यवस्था करते हैं, काफ़ी जो विंडोज़ हैं वो कवर करके रखते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बॉडी कंडीशन को, बॉडी में टेम्परेचर कैसे बढ़े, तो उसके लिए हम लोग फीड मैनेजमेंट करते हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं गर्म फूड क्या होता है, ठंडा फूड का क्या होता है। इसका हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि जिस फूड में एनर्जी लेवल ज़्यादा है, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ज़्यादा है, वो गर्म फूड है। खासकर जिसमें पानी कम है, जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं या ड्राई फ्रूट कहते हैं, तो ड्राई फूड जो है कंसंट्रेट है, उसमें एनर्जी लेवल ज़्यादा है, रेफ्रिजरेट है, एनर्जी लेवल कम है, तो उसको हम बढ़ा देते हैं। जनरली देखते हैं कि 9.2 किलो कैलोरीज 1 ग्राम फैट से रिलीज होता है, कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी रिलीज होता है। तो 1 ग्राम फैट अगर हम दे रहे हैं तो उससे 2 से 2.5 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उस तरह के फूड हम देंगे। तो खास करके मस्टर्ड ऑयल केक है, सरसों
जिसको कहते हैं, फिर रेप सीड ऑयल केक है, मतलब केक का जो भी जहाँ पर अवेलेबल है वो हम देते हैं, और कंसनट्रेट का अमाउंट बढ़ा देते हैं, और कई तरह के एनर्जी फूड्स हैं उसको हम कंसनट्रेट में ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और जानवर फैटिग ना हो और ठंड से उसको मुश्किलात नहीं हो। तो इस तरह से जानवर में हम ठंडक से बचाव कर सकते हैं फीड्स के द्वारा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे टेम्परेचर रेगुलेट करके, और फिर उसके एनिमल्स का बढ़िया से रख रखाव करके। ये काफ़ी चीज़ें हैं जिससे हम लोग जानवर को मैनेज करते हैं। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मैडम। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ
ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। कुछ ऐसी ही और भी नई जानकारियां, कुछ नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।